नमस्कार, मैं हूं प्रसून। आज हम चर्चा कर रहे हैं लोकसभा में पेश हुआ श्वेत पत्र क्या सही मायने में यूपीए शासन काल में भारत की तस्वीर पेश कर रहा है। इस पर चर्चा करने से पहले आपको बता दें कि मोदी सरकार ने 3 हिस्सों में श्वेत पत्र पेश किया है। पहले हिस्से में यूपीए सरकार में भारत की आर्थिक स्थिति को बताया गया है। दूसरे हिस्से में यूपीए सरकार के 15 घोटालों का जिक्र है। तीसरे हिस्से में मोदी सरकार ने कैसे अर्थव्यवस्था बदली, इसका विस्तार से वर्णन हुआ है। इस रिपोर्ट के पेश होते ही विपक्षी नेता भड़क गए। उन्होंने सरकार पर गड़े मुर्दे उखाड़ने का आरोप लगाया और वास्तविक मुद्दों से मुंह चुराने का आरोप भी लगाया है। हमेशा 10 साल की तुलना करने का सोचते हैं और मुझे कभी कभी ऐसा हंसी आती है कि उन्होंने परसों पब्लिक सेक्टर्स की बात करके उन्होंने बताया, लेकिन ऐसा नहीं कौन सा बताया कि जो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के जमाने में HAL, HMT, BEL, BHEL ऐसे चीजें कोई है उन्होंने कभी बताया नहीं। वो कौन से हैं उनके जमाने में पब्लिक सेक्टर्स, कितने लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिला, कितने लोगों को अच्छी नौकरी मिली, ये उन्होंने कभी नहीं बताया। ये व्हाइट पेपर नहीं है, ये अपने ब्लैक को छिपाने के लिए व्हाइट पेपर है। आप मुझे ये बताइए, अगर हमारी सरकार में, मनमोहन सिंह सरकार में, जिनकी आज प्रधानमंत्री ने कहा सबसे बड़े अर्थशास्त्री हैं, उन्होंने तारीफ की और उसके बाद उनकी सरकार आलोचना कर रही। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि 2014 में डॉलर के मुकाबले रुपए का दाम क्या था, महंगाई कितने प्रतिशत थी, बेरोजगारी 40 साल की जो सबसे बढ़ गई तब क्या हालात थे, जहां तक सवाल है किसानों का, उनकी उपज का कितना मिल रहा था। अगर ये सारी चीजें देख लें तो अगर सब कुछ 10 सालों में ठीक हुआ है तो इसके पहले वाले 10 साल इससे ज्यादा बेहतर क्यों थे जमीन पे। ये छलावा है, इसको मैं पूरी तरीके झूठ का पुलिंदा मानता हूं। सच्चाई यही कि 2004 और 2014 में मनमोहन सिंह के नेतृत्व में हमने इस देश की अर्थव्यवस्था सुधारी है। तो क्या श्वेत पत्र सही मायने में यूपीए शासनकाल में भारत की तस्वीर को पेश किया है? इस पर चर्चा करने के लिए मौजूद है हमारे साथ गौरव मिश्रा है, बीजेपी प्रवक्ता, आशीष नाथ तिवारी जी हैं, कांग्रेस प्रवक्ता, अश्विनी राणा जी हैं, अर्थशास्त्री, और थोड़ी देर में जुड़ेंगे प्रोफेसर नीरज जैन, राजनीतिक विश्लेषक। कांग्रेस प्रवक्ता आशीष नाथ तिवारी जी से, ये जो व्हाइट पेपर पेश किया गया है, आपको क्या लगता है कटघरे में खड़ा करने के लिए पेश किया गया है? ऑडियो अनम्यूट कर लीजिए आप अपना, आशीष नाथ तिवारी जी। जो है जी, आवाज आ रही है अब आपकी। ऑडियो में अभी आपकी नहीं आ रही है, अनम्यूट नहीं हुआ है आशीष नाथ। मिल गई आपको मेरी आवाज? जी जी हाँ, ये जो है ये मोदी जी के काले कारनामों का ही पार्ट। मोदी जी लगातार कह रहे हैं कि उन्होंने भारत को दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बना दी। वित्त मंत्री जी भी सदन में बात कर, ये बात दुनिया में कई प्रसिद्ध एजेंसीज हैं जो सर्वे के बाद बताती हैं कि कौन सा देश आर्थिक रूप से कितना समृद्ध। दुनिया की किसी भी एजेंसी ने भारत को 5वीं अर्थव्यवस्था नहीं बताया है। और देखिए कितना बड़ा झूठ का पुलिंदा है कि जिस देश की 80 करोड़ आबादी सरकारी अनाज पर पलती और जिस देश की करेंसी डॉलर के मुकाबले वैश्विक मुद्रा हैसियत में भूटान की करेंसी से भी नीचे जा चुकी हो, उस देश का प्रधानमंत्री कहता है कि हम 5वीं अर्थव्यवस्था वाले लोग। अश्विनी राणा जी हमारे साथ हैं, अर्थशास्त्री, इकोनॉमिस्ट हैं। जब तक बीजेपी प्रवक्ता गौरव मिश्रा जी की आवाज क्लियर नहीं आती है तब तक हम जाते हैं अश्विनी राणा जी के पास।
ये जो आंकड़े पेश किए जा रहे हैं, क्या लग रहा है, महंगाई, बेरोजगारी, ये सारे मुद्दों का हल हो चुका है क्या अश्विनी राणा जी? नहीं, हल की बात नहीं है। मुझे लगता है कि भाई सरकार ने अपने जो 10 साल और यूपीए के 10 साल की कंपैरिजन करके एक डाटा रखने की कोशिश की है, और इस डाटा को आप झुटला नहीं सकते। कारण क्या है कि अगर आप एजेंसी जो वर्ल्ड की है और वो डाटा गूगल के ऊपर भी है, सरकारी आंकड़ों के आधार पर भी है, तो उसके अंदर साफ दिखता है कि यूपीए के समय कितनी महंगाई की, डबल डिजिट में इन्फ्लेशन था, आज जो है वो 6% से नीचे 4 और 6 के बीच में कंट्रोल कर रहा है। एफडीआई कहाँ पहुंचा है, हमारा गोल्ड का जो स्टॉक है वो कहाँ पहुंचा है, तो ये जो सारी, और जीडीपी जो है वो कहाँ पहुंची है, ये आंकड़े हैं, इसको आप झुटला नहीं सकते। लेकिन आप ये कह देना कि भाई ये आंकड़े जो है जो ठीक नहीं है, तो मुझे ठीक ऐसा लगता नहीं। कारण के अश्विनी जी, आपकी बात माने तो लग रहा है कि देश सही दिशा में जा रहा है, मोदी जी देश को सही दिशा में ले जा रहे हैं। नहीं, ऐसा है कि कांग्रेस ने भी अपनी समय पर जो है वो काम किया, ये नहीं कह रहे, लेकिन वाकई जो अंतर है सरकार ने वो बताया। सरकार जो भी रहती है उसकी कोशिश रहती है कि वो देश को आगे लेके जाए, उसकी सरकार की ऐसी मंशा नहीं रहती कि सरकार वो देश को डुबाना चाहती है। इस सरकार ने, पिछले सरकार की, क्योंकि इलेक्शन में भी जा रहे हैं, एक तुलनात्मक जो सामने डाटा रखा है कि उस 10 साल में क्या था, उसमें कितने घोटाले हुए, आज 10 साल हो गए, कोई स्कैम अगर कहें, किसी मंत्री के ऊपर कोई आरोप हो, ऐसा कुछ नहीं है। बैंकों की स्थिति उस समय क्या थी, बैंकों का एनपीए कितना था, आज कहाँ है, आज बैंक प्रॉफिट में है। और मैं अभी कांग्रेस के अध्यक्ष को सुन रहा था कि उन्होंने क्या पब्लिक सेक्टर, निश्चित रूप से पब्लिक सेक्टर बनाए, उस समय बने, लेकिन पब्लिक सेक्टर को सरकार ने कांग्रेस के समय या यूपीए के समय उसको यूज किया, सफेद हाथी बना के रख दिए। और उसको बैंकों का क्या किया, बैंकों में जो इतने लोन दिए गए, बांटे गए वो, और बाद में वो जब वो एनपीए हो गए, बैड हो गए, तो इस सरकार ने उसका इलाज किया और आज वो एनपीए नीचे है, बैंकों की स्थिति अच्छी है, बैंकों का प्रॉफिट अच्छा है, सारी चीजें। हमारे साथ प्रोफेसर नीरज जैन जी हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं। नीरज जैन जी, आपको क्या लगता है कि देश सही दिशा में बढ़ रहा है, जबकि आंकड़े आ रहे हैं 45 वर्षों में बेरोजगारी सबसे ज्यादा बढ़ गई है। 2012 में बेरोजगारी 1 करोड़ थी, 2022 में बढ़ के 4 करोड़ हो गई है। डॉक्टर नीरज जैन। देखिए प्रश्न शुक्ला जी, ये मैं तो यही ताज्जुब कर रहा हूँ कि जो नया ये जो श्वेत पत्र ऐसी चीजें आ रही हैं, हमारे तमाम विद्वत लोग बता रहे हैं, मुझको एक प्रश्न का उत्तर चाहिए। देश किस दिशा में जा रहा है, ये हमारी जीडीपी और हमारा रुपए का गिरता मूल्य बता रहा है। 131 देशों की हंगर इंडेक्स में हम 121 स्थान पे खड़े हैं। 2014 में हमारी 4.6 अनएम्प्लॉयमेंट बेरोजगारी दर थी, वो 8.8 हो गई है। जो 55 लाख करोड़ का ऋण था हमारा, 255 लाख करोड़ हो गया है। बैंकें जितनी थी वो बैंकें सिमटा के सिंडिकेट बना के चंद बैंकें रह गई हैं। तो ये क्या हम वाकई में प्रगति की ओर जा रहे हैं? बीजेपी प्रवक्ता गौरव मिश्रा जी, जवाब दीजिए। देखिए, ये तो कुछ छुपा हुआ नहीं है कि यूपीए का जो दूसरा कार्यकाल था उसमें भारत को सुनियोजित तरीके से षड्यंत्र के तहत सोवियत संघ बनाने की पूरी पटकथा यूपीए सरकार ने लिख ली थी। क्योंकि जब बैंकों से खजाना खाली हो जाए और किसी देश की अर्थव्यवस्था को तोड़ दिया जाए तो उस देश की रीढ़ की हड्डी टूट जाती है। यही वजह है कि रिकॉर्ड लोन बैंकों से पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस से लुटाए गए, दिए गए। उन पर पब्लिक का पैसा तमाम कारोबारियों को दिया गया और वो पैसे सब डूब गए। 2014 में ही जब हमारी सरकार आई थी तो 9 लाख करोड़ का एनपीए था। आप जरा कल्पना करिए किस तरह से
रुपया गिर रहा था। 36% का 36% का रुपए के वैल्यू में गिरावट आई थी। अर्थव्यवस्था भारत की धूल धूसरित रह गई थी। बैंकों में पैसे नहीं थे किसी कारोबारी को देने के लिए, और यहां तक कि अपना दिया हुआ लोन वापस लेने की क्षमता भी नहीं बची थी। नोटबंदी, इंसॉल्वेंसी, बैंकरप्सी, कोर्ट बिल, जीएसटी, ऐसे कई फाइनेंशियल रिफॉर्म लाए गए इस देश के अंदर में इस सरकार के द्वारा, जिससे अर्थव्यवस्था मजबूती की तरफ बढ़ती चली गई। और जो ये 10 वर्ष में सिर्फ एक पायदान नीचे लाए थे, 12वें से 10वें स्थान पर यूपीए के कार्यकाल में जो अर्थव्यवस्था आई थी, वो 11वें से 5वें स्थान पर पहुंच गई 2023 में। तो ये तो अर्थव्यवस्था का साइज बता रहा है। और जिस तरह से डॉक्टर नीरज जैन जी, इन्वेस्टमेंट हो रहा है, डॉक्टर नीरज जैन जी, और फॉरेन इन्वेस्टमेंट सारी बातों को सुनने के बाद इस नतीजे पे पहुंचते हैं फॉरेन रिजर्व है कि जो यूपीए सरकार थी वो अर्ध बेहोशी की हालत में सरकार चला रही थी। जो भी प्राइवेट एजेंसीज थी वो लोन लेके भाग जा रही थी। देश की अर्थव्यवस्था रसातल में जा रही थी। बीजेपी के आने के बाद सही फैसले लिए गए, नीतियां बनी, उस पर कार्रवाई हो रही है और वो देश सही दिशा में जा रहा है। जी शुक्ला जी, आप बहुत सही बात कर रहे हैं। देश सही दिशा में जा रहा है या कहाँ जा रहा है, ये तो सबका अंतर्मन जानता है। आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं। चीन द्वारा कब्जाई गई जमीन पर कभी बहस न हुई। महिलाओं ने, मतलब अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी महिलाएं वहां बैठी हो, महिला सुरक्षा पर क्या बात हुई। जो भाजपा शासित राज्य है, मैं समझता हूँ कि महाभारत काल में भी वो इस दृश्य नहीं दर्शाया गया जो मणिपुर के अंदर हो गया। देखिए, हर सरकार कुछ ना कुछ करती है, कुछ पॉलिसी लाती है, कुछ अच्छी होती है, कुछ बुरी होती है। डॉक्टर नीरज जैन जी, एक चीज पूछना चाह रहा हूँ जी कि ये जो 15 घोटालों का लिस्ट जारी किया है बीजेपी ने, तो कांग्रेस के अभी प्रवक्ता भी हमारे साथ जुड़ नहीं पा रहे हैं, कुछ कमियों के कारण, तकनीकी कमियों के कारण जुड़ नहीं पा रहे हैं, तो आपसे ही जवाब ले लेते हैं। ये जो 15 घोटाले दिए गए हैं व्हाइट पेपर में, ये क्या भारत की जनता के मुंह पे तमाचा नहीं मारा है? देखिए, हमारा शुक्ला जी दूसरा मानना है। हमारा ये मानना है कि ये अगर ये घोटाले वाकई में घोटाले हो, घोटालेबाज है, तो इनको अरेस्ट करके आप जेल भेजिए। ठीक, कार्रवाई तो हो ही रही है। नीरज जैन जी, सुनिए, हमारे साथ कांग्रेस प्रवक्ता जुड़ गया आशीनाथ तिवारी जी, उन्हीं से सीधे पूछ लेते हैं। ये जो 15 घोटाले दिखाए गए हैं व्हाइट पेपर में, ये क्या देश के मुंह पे तमाचा नहीं है जो लोग आपसे आशा करके बैठे थे? प्रसून जी, अब मजेदार बात, घोटालों का जिक्र 2014 बहुत हल्ला, आकाश से पाताल तक घोटाला हो गया, कोयला घोटाला, घोटाला, सारे लोग इसमें शामिल हुए। अन्ना हजारे मुंबई से के धरना होगा, बड़ा वितंडा इस देश तक खड़ा हुआ कि बहुत। 14 में मोदी जी, 16 में मोदी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में कहा कि हमारे पास कोल स्कैम प्रमाणित करने का कोई सबूत नहीं। ये सुप्रीम की सरकार का हलफनामा है। इसका मतलब भाजपा, संघ, अन्ना और इस तरह के जितने लोग, इन सारे लोगों ने पूरी बेशर्मी के साथ देश से झूठ बोला और मनमोहन सरकार को बदनाम किया। स्पेक्ट्रम घोटाले के सबूत का इंतजार करता था और अंत में कहना पड़ा कि एक ऐसा घोटाला है जिसमें घोटाला हुआ ही नहीं है। तो भैया, ये भाजपा और आरएसएस है। मैं तो ये कह रहा हूँ सवेरे से आशीनाथ तिवारी जी, शायद आपको जानकारी होगी कि नरसिम्हा राव जी को भारत रत्न देने का ऐलान हो चुका है। आप इसे कांग्रेस के, लेकिन इससे कांग्रेस नेता के तौर पे इसे कैसे लेते हैं? क्योंकि आप लोगों ने तो उन्हें दरकिनार कर दिया था। जिस चीज का क्रेडिट आप डॉक्टर मनमोहन सिंह को देते हैं, उसके पुरोधा पूर्व प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव जी रहे हैं। ठीक है, अब प्रसून भाई, आपके कुछ अच्छे काम से आपके सारे पाप नहीं धुल जाते। डॉक्टर मनमोहन सिंह की पूरी दुनिया में एक विद्वान अर्थशास्त्री, अरे मैं कह रहा हूं कि नरसिम्हा राव जी के बारे में भी 2 शब्द बोल देंगे तो क्या होगा? मैं जरूर बोलूंगा, उसी पर आ रहा
दुनिया की जितनी बड़ी यूनिवर्सिटीज हैं उसमें डॉक्टर मनमोहन सिंह को बुलाया जाता था बतौर गेस्ट लेक्चरर। भाजपा में एक ऐसा नेता नहीं होगा जिसको मोहल्ले के स्कूल में भी कोई बुलाता होगा, दुनिया भर में बुलाया जाता था। उनकी इमेज को कितना नुकसान पहुंचा उन स्कैम और स्पेक्ट्रम स्कैम के झूठ से, और ये झूठ बोला पूरी। हम चर्चा कर रहे हैं व्हाइट पेपर में जो तथ्य लाए गए हैं सामने, क्या वो देश की सही तस्वीर पेश कर रहे हैं? कांग्रेस कितना इत्तेफाक रखती है? बीजेपी के दावे कैसे हैं जो कह रही है कि देश की अर्थव्यवस्था एकदम सही पटरी पे चल रही है? इस पे चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं इकोनॉमिस्ट अश्विनी राणा जी। अश्विनी राणा जी, आपने सुन लिया डॉक्टर नीरज जैन को, आपने सुन लिया कांग्रेस प्रवक्ता को, अब उनका जवाब आपसे जानना चाहते हैं। इकोनॉमिस्ट के तौर पे क्या इन लोगों की बात से एग्री हुआ जा सकता है, सहमत हुआ जा सकता है या नहीं? देखिए, क्या है कि जो राजनीतिक दल है उनको अपना पक्ष रखना है। सरकार अपना पक्ष रखेगी तो वो राजनीतिक दल है, पक्ष में है, वो निश्चित रूप से अपना पक्ष रखेंगे। मनमोहन सिंह निश्चित रूप से बहुत विद्वान व्यक्ति थे, लेकिन मैं एक मानना है कि सिर्फ विद्वान होने से ही अच्छा पॉलिटिशियन नहीं हो सकता या अच्छा डिसीजन नहीं ले सकता। वो अच्छा टीचर हो सकता है, लेकिन धरातल पर जाकर जब वो उसको इम्प्लीमेंट करता है उसमें और उसमें बहुत फर्क रहता है। आपने जैसे नरसिम्हा जी का नाम लिया, इस देश को इकोनॉमी खोलने के लिए जो प्रयास किया, उन्होंने प्रयास किया। उस समय में डॉक्टर मनमोहन सिंह वहां पर थे। मनमोहन सिंह की भी अपनी लिमिटेशन थी। कारण क्या है कि मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे, अच्छे अर्थशास्त्री थे, लेकिन सरकार पीछे कोई और चला रहा था, निर्णय कोई और ले रहा था। तो इसके कारण से उनका जो ज्ञान था वो ज्ञान उसके अंदर। आप एक बड़ी बात करें अश्विनी जी, तो क्या जितने भी घोटाले हुए उसके लिए मनमोहन सिंह सरकार को नहीं जिम्मेदार माना जा सकता है? पर्दे से पीछे वाले दो व्यक्ति को जिम्मेदार माना जाए? सरकार तो, क्योंकि वो प्रधानमंत्री से जिम्मेवारी तो लेनी पड़ेगी, लेकिन उस जिम्मेवारी उनके पीछे करने वाले कोई और थे, चेहरा थे। उन्होंने उसको इस समय अगर मना किया होता तो आज उनके नाम के आगे इस प्रकार की बातें नहीं आती। ये जग जाहिर है, ये कोई मैं नहीं कह रहा हूँ। ये जो भी इंसिडेंट हुए हैं, जो घोटाले हुए हैं, ये जनता भी जानती है, लोग भी जानते हैं, कांग्रेस पार्टी भी जानती है, लेकिन कोई भी जो गुनाह करने वाला है या गलती करने वाला है वो एक्सेप्ट नहीं करता कि गलती मैंने की। खड़गे जी कहते हैं, कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे जी कह रहे हैं कि वैश्विक बाजार में 2014 से 2024 के बीच में 20% से ज्यादा पेट्रोलियम की कीमत गिरी, लेकिन फिर भी सरकार ने दामों में कमी नहीं की। गौरव मिश्रा जी, जवाब दीजिए। देखिए, इस पिछले 10 वर्षों में अगर आप उठा करके देखें तो चाहे वो मानवीय आपदा हो या फिर कोरोना का काल हो, डिजास्टर हो, सर्वाधिक हुए हैं। यदि उसके कारण से भी अगर आप देखेंगे तो जो महंगाई की दर है, जो स्टिपुलेटेड है आरबीआई के द्वारा 2 से 6%, उसके अंदर रखा गया। वहीं अगर यूपीए के कालखंड में देखेंगे तो वो अपने समय में हाई टाइम 13% को भी क्रॉस कर गया था। वहीं आप अभी बेरोजगारी की जो बात कर रहे थे, बेरोजगारी भी हमारी सरकार के दौरान में हमारी योजनाओं ने बहुत बड़े पैमाने पर डायरेक्ट रोजगार और इनडायरेक्ट रोजगार दोनों का सृजन किया है, जो करोड़ों में है। और मुझे लगता है कि जिस प्रकार भारत की अर्थव्यवस्था बढ़ रही है और हमारा जो फॉरेन रिजर्व है वो विदेशी डेट से ज्यादा है, जो विदेशी कर्ज है उससे ज्यादा है। वहीं अगर विदेशी डेट जो बाहरी एजेंसियों से जो लोन लिया जाता है वो हाई टाइम था, उसका ग्रोथ रेट 21% था, 21% था यूपीए के कालखंड में। वहीं हमारे कार्यकाल में पिछले 10 वर्षों में वो 4.5% रहा है। तो किसी भी पैरामीटर को अगर आप उठा करके देखेंगे, इतनी बड़ी बड़ी आपदाओं के बावजूद भारत की अर्थव्यवस्था को न सिर्फ संभाला गया, मोटे तौर पे समझा जाए तो आसिफनाथ तिवारी जी, अग्रणी भूमिका में रखा गया। समझ लीजिए, आपको बताया जा रहा है कि जो आपदाएं आई थी उसमें उसी के कारण पेट्रोल की कीमतों में कमी नहीं किया गया। जो मुनाफा हुआ उससे देश की अर्थव्यवस्था को और मजबूत किया गया। आपदा के पहले जवाब दे देता हूं आपको, उसके पहले फ्री में बांट दे देता हूं। अश्विन भाई सुनिए जी, बहुत बढ़िया ये बोल रहे हैं
देश को गुमराह को मिली है बड़ी तक। इस देश की भूलते हैं यूपी के कालखंड में 2 दिन तक पूरे तीसरा जी बीच में मत नहीं थी। गौरव जी बात सुन लीजिए, आप इनकी बात के बाद आपसे जवाब ले लेंगे। गौरव जी खराब हो जाती है ना डिबेट जी। इस देश की अर्थव्यवस्था का 83%, अश्विनी राणा सर मैं सुनाना चाह रहा हूं तथा पक्ष रख रहे हैं, 83% इस देश के जीडीपी का विदेशी कर्ज पर निर्भर है, और जिस देश के कुल जीडीपी का 20% विदेशी कर्ज के ब्याज में चला जाता है। 2013 में मात्र था सर ये ब्याज, जीडीपी का कुल 6% ब्याज जाता था, आज विदेशी कर्ज का ब्याज जा रहा है 20%। आप कह रहे हैं उस देश की ठीक हो गई। आप जो आंकड़े गिना रहे हैं 30 सेकंड में जवाब ले लेते हैं सुनी राणा जी से। आप इनके आंकड़ों पे विश्वास करते हैं सुनी राणा जी? विश्वास के आंकड़े हैं, सरकार की मेहनत नहीं। सुन लीजिए सुनिए, राज्यसभा में सरकार जी सुन लीजिए। लेकिन देखिए क्या है कि भाई ये सरकार ने कोई आते ही लोन नहीं लिया। देश की अगर प्रगति करनी है, इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना है, सब कुछ करना है, तो 2 तरीके हैं, या तो लोन लिया जाए या बढ़ाया जाए। अगर आप टैक्स बढ़ाते हैं तो जनता के ऊपर भार पड़ता है, और बहुत सारा लोन जो है देश को मिला है बाहर से, वो 0% भी है, वो बिना इंटरेस्ट के भी है, तो वो भी सरकार की एक जो है प्रतिबद्धता है, उसकी क्रेडिट। आपने एक बड़ी बात बताई है सुनील जी कि जो लोन लिया जा रहा है उससे देश का विकास हो रहा है, इंडस्ट्री लगाई जा रही है, देश के विकास में लगाया जा रहा है, जिससे रोजगार पैदा हो रहा है, मुनाफा पैदा हो रहा है, देश की अर्थव्यवस्था को और मजबूत बनाया जा रहा है। वक्त की कमी के कारण इस चर्चा में फिलहाल इतना ही। चर्चा से एक बात तो साफ है कि श्वेत पत्र भले ही कांग्रेस के नेतृत्व वाले यूपीए सरकार की कलई खोलकर रख दी है, लेकिन जमीनी स्तर पर मोदी सरकार को अभी गरीबी, बेरोजगारी जैसे मुद्दों को लेकर मीलों फासला तय करना है। हमें दीजिए इजाजत, बने रहिए एपीएन न्यूज के साथ।